हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी विद नरेश। आज के इस पहले वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो काफ़ी लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स एंड शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप क्या होते हैं, फिर कंपनी अपने आप को किसी एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों करवाती है, उससे कंपनी और पब्लिक को क्या बेनिफिट होता है, फिर स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक इंडाइसेस क्या होते हैं। स्टॉक इंडाइसेस में निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक्स एंड शेयर्स क्या ये दोनों एक ही चीज है या डिफरेंट है। सो पहले क्या होता था, स्टॉक्स जो है किसी कंपनी का कैपिटल फिक्स डिनोमिनेशन में डिवाइडेड नहीं होता था, तो कंपनी उसको एक चंक में इशू करती थी, उस चंक को बोलते थे स्टॉक। अब स्टॉक ये जो कंसेप्ट है ये अभी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन स्टॉक ये नाम अभी भी यूज में है। शेयर्स ऑन द अदर हैंड जो कंपनी के कैपिटल के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि किसी एबीसी कंपनी के जो कैपिटल है वो 1 लाख कैपिटल है, और ये 1 लाख कैपिटल 50,000 यूनिट्स में 10 रुपीज के वैल्यू में इक्वली डिवाइड की है। तो ये जो हर एक ये यूनिट होता है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज होती है, इसको बोलते हैं शेयर। अब ये जो फेस वैल्यू होता है, ये फेस वैल्यू 1 रुपए भी हो सकती है, 5 रुपए भी हो सकती है, 10 रुपए भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड नंबर ऑफ शेयर्स इट इज डिवाइडेड इनटू दैट कैपिटल। जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एल&टी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, तो उसको शेयर होल्डर बोला जाएगा एल&टी का। तो जो ये शेयर्स होते हैं, शेयर्स के भी टाइप होते हैं, और उस टाइप के हिसाब से उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अभी शेयर्स के जो टाइप्स होते हैं, नॉर्मली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉमन शेयर्स और सेकंड होता है प्रीफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स जो होता है ये कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। कॉमन शेयर्स होल्डर जो होते हैं उनको स्पेशल राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स बोलते हैं। वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जैसे कोई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है तो उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, या कंपनी कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन लेने वाली है तो उसकी जो परमिशन है उसके लिए शेयर होल्डर्स की वोटिंग की ज़रूरत होती है। ये जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं इनको डिविडेंड भी दिया जाता है। अब ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड आउट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन इसके जो परसेंटेज होते हैं डिविडेंड के, ये वेरी होते हैं, ना कि वो फिक्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। ये जो डिविडेंड होता है ये प्रीफर्ड शेयर होल्डर के बाद कॉमन शेयर होल्डर को दिया जाता है। कोई ऐसा इवेंट आता है जिसमें कंपनी को लिक्विडेशन करने की नौबत आए या बैंकरप्ट हो जाए, तो कॉमन शेयर होल्डर को कंपनी के असेट्स में इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती जितनी प्रीफर्ड शेयर होल्डर को मिलती है। तो मान लो कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई और कंपनी के पास इतनी असेट नहीं है जो लायबिलिटीज को पे कर सके। तो अगर ऐसा होता है, कंपनी ऐसे डिफिकल्ट टाइम से गुजरती है, तो कॉमन शेयर होल्डर्स को शायद ही उनके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो वापस ना मिले। प्रीफर्ड शेयर जो होते हैं ये इक्विटी के ही टाइप होते हैं, लेकिन ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की एक कॉम्बिनेशन होता है। प्रीफर्ड शेयर होल्डर को नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होती है, अगर होती भी है तो वो लिमिटेड होती है। प्रीफर्ड शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट पे मिलता है, एक उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है, वो एक डिसाइडेड होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये नॉर्मली कॉमन शेयर होल्डर के हिसाब से ज़्यादा होता है। जब भी कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है तो सबसे पहले प्रीफर्ड शेयर होल्डर को दिया जाता है और बाद में फिर कॉमन शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन या कंपनी जब बैंकरप्ट होती है तो प्रीफर्ड शेयर होल्डर को कंपनी के असेट में पहला क्लेम मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो प्रीफर्ड शेयर होल्डर को जो इन्वेस्टमेंट मनी होते हैं, जो उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉमन शेयर होल्डर। कॉमन शेयर होल्डर को उनका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो शायद मिलता भी नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉमन शेयर होल्डर को अगर स्टार्टर मिलता है तो प्रीफर्ड शेयर होल्डर को मेन कोर्स मिलता है। अब जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें पब्लिक शेयर्स बाय एंड सेल करती है। अब
ये डायरेक्टली एक्सचेंज और जो पब्लिक है उसके बीच में नहीं होता है, बीच में ब्रोकर होता है। लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ये कंट्रोलिंग बॉडी होती है जो शेयर्स का ट्रांजैक्शन अलाउ करती है थ्रू ब्रोकर। इंडियन इक्विटी मार्केट में बीएसई और एनएसई ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। काफ़ी सारी कंपनी जो बीएसई लिस्टेड है वो एनएसई में लिस्टेड नहीं है। काफ़ी लोग बीएसई प्रेफर करते हैं, कुछ लोग एनएसई प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली एनएसई मतलब निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। ये जो एक्सचेंजेस होते हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपनी लिस्टेड होती है। जो लिस्टेड कंपनी होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है ट्रेडिंग के लिए, उनके शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि कोई कंपनी किसी एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्टेड क्यों करवाती है। कोई कंपनी अगर किसी एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाती है तो उस कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले होता है एक्सेस टू कैपिटल। जब कंपनी लिस्टेड होती है तो उस कंपनी को एक ब्रॉडर पूल ऑफ कैपिटल ओपन होता है, उसका एक्सेस मिलता है। कैसे? जैसे अगर कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफआईआई, डीआईआई। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एफआईआई डीआईआई क्या होते हैं। तो ये जो एफआईआई और डीआईआई जो होते हैं ये उस लिस्टेड कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ करोड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स वो एनालिसिस के उनके जो एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस के बाद ही वो लोग एक डिसीजन लेते हैं। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि किसी लिस्टेड कंपनी को काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टर से मिले। तो कंपनी को ये जो कैपिटल मिलता है, इस कैपिटल से कंपनी की जो कैपिटल होती है वो कंपनी अपने ग्रोथ में यूज़ करती है। कुछ एक्सपांशंस होते हैं, कुछ एक्विजिशंस होते हैं, या तो फिर कोई जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ होती है। सेकेंडली, एक एनहांस विजिबिलिटी मिलती है कंपनी को जब वो लिस्टेड होती है। विजिबिलिटी मतलब क्या कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी एक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो पब्लिकली पहले तो पब्लिक के नोटिस में आती है कि ये कंपनी आईपीओ के थ्रू लिस्टेड हो चुकी है। आईपीओ क्या होता है वो भी मैं आपको अगले वाले वीडियो में अपने आपको डिटेल बताऊंगा। तो जब आईपीओ के थ्रू कंपनी लिस्टेड होती है तो पूरे पब्लिक को, ये इन्वेस्टर्स और पब्लिक जो होते हैं इनको ये पता चल जाता है कि ये एबीसी कंपनी जो है ये लिस्टेड हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी की एक विजिबिलिटी बढ़ती है, कंपनी की एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट। इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंट है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो कंपनी की एक क्रेडिबिलिटी भी उसमें बढ़ती है। लिस्टिंग करने के बाद कंपनी शेयर होल्डर्स को एक लिक्विडिटी भी देती है। जैसे कोई शेयर होल्डर्स है जिनको बाय और सेल करना है तो वो लिक्विडिटी उनको काफ़ी अच्छी मिलती है। इजीली दे कैन एग्जीक्यूट देयर एग्जिट स्ट्रैटेजी। लिस्टेड कंपनी की शेयर प्राइस एक बेंचमार्क क्रिएट करती है वैल्यूएशन के लिए। कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है उससे जो लिस्टिंग होती है उससे एक आइडिया आती है, एक जो सेंटिमेंट होता है, मार्केट परसेप्शन क्रिएट होता है, लिस्टिंग के बाद होता है। लिस्टिंग के बाद कंपनी को मर्जर एंड एक्विजिशन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सिर्फ मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं, जैसे कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, कोलैबोरेशन करना चाहती है, जॉइंट वेंचर करना चाहती है, तो ये सब लिस्टिंग के बाद उस कंपनी को काफ़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक ईज मिलता है। लिस्टिंग का एक एडवांटेज ये भी होता है कि कंपनी अपने जो शेयर होल्डर बेस होता है उसको डाइवर्सिफाई कर पाती है। कंपनी एक दो गिने चुने बड़े इन्वेस्टर पे डिपेंड नहीं होती है, जिसमें अभी जैसे शेयर होल्डर बेस मतलब उसमें एचएनआई मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हो गए, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर हो गए, तो ये शेयर होल्डर बेस जो है ये बढ़ जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक इंडेक्सेस की। तो बीएसई का और एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसको, जैसे बीएसई के इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स और एनएसई के इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी या निफ्टी 50 कॉमनली बोलते हैं। काफ़ी सारे इंडाइसेस निफ्टी 50 के अलावा जो है वो जैसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और भी काफ़ी सारे जो इंडाइसेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट। निफ्टी 50 ये काफ़ी वाइडली फॉलोड स्टॉक मार्केट इंडाइसेस है जिसमें जो टॉप 50 कंपनीज होती है बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका एक ग्रुप होता है निफ्टी 50 का। इंडेक्स जो होता है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड होता है।
किसी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है इंडेक्सेस पे वो नॉर्मली ज़्यादा होता है। अब इसमें एक पॉइंट नोटेड करने लायक है जो काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। काफ़ी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिसगाइड भी की जाती है। जैसे निफ्टी 50 में कोई करेक्शन आता है या फॉल होता है निफ्टी 50 में, तो इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50 के अलावा जो बाकी कंपनी है वो भी उसमें भी फॉल या करेक्शन आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि जो निफ्टी 50 में कुछ ऐसे भी कंपनीज है जो निफ्टी 50 के डायरेक्शन के ऑपोजिट भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 50 में जो कंपनी है, निफ्टी गिर रहा है तो वो कंपनीज भी गिर रही है, ऐसा नहीं होता है। ये मिथ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में काफ़ी होता है। हर स्टॉक एक उसकी खुद के मेरिट पे इवेलुएट करना चाहिए, ना कि निफ्टी या बीएससी के मूवमेंट के ऊपर डिराइव्ड होना चाहिए या उसके ऊपर प्रेडिक्ट करना चाहिए। खुद का एक, हर स्टॉक का एक अलग से अपना एक एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के बेसिस से ही हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। निफ्टी 50 में जो 50 लार्ज कैप स्टॉक्स है वो अलग अलग सेक्टर से है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनमें जो सेक्टर्स है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो फाइनेंशियल सर्विस को दिया गया है, विच इज़ 32.48%। उसके बाद जो आता है आईटी सेक्टर को 14.46% वेटेज दिया गया है। फिर आता है ऑयल एंड गैस, फिर ऑटोमोबाइल और बाकी जो भी सेक्टर्स है, इनको आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर को एक वेटेज दिया गया है निफ्टी 50 में। तो जैसे भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसमें जितनी भी बड़ी बैंक्स है, बिग बैंक्स भी, लार्ज कैप बैंक्स जो है, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, ये जितनी भी बैंक्स है, ये बैंक्स और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे NBFC जो आता है, जिसमें बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गए, तो ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस के अंडर आती है। और एक इंडेक्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैंक निफ्टी। इट्स वेरी कॉमन एंड पॉपुलर। और ये जो दो इंडेक्स होते हैं, एक तो बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी होती है और सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लोगों की होती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ये 12 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है। अब 12 जो स्टॉक्स है ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से आती है। इसमें भी जो 12 स्टॉक्स है उनको भी एक वेटेज दिया गया है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आउट ऑफ 12 स्टॉक्स सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है HDFC बैंक को, विच इज़ 25.27%। सेकेंड नंबर पे आती है ICICI बैंक, जिसको 24.95, लगभग 25% ही हम लोग मान के चलेंगे। HDFC और ICICI बैंक मिला के ही 50% का एक वेटेज बनता है। तो मान लो कि अगर HDFC एंड ICICI इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक तो रैली हो रही है, एक तो फॉल हो रहा है, तो ये जो 50% वेटेज इसी दो बैंक से बैंक निफ्टी को मिला है, तो बैंक निफ्टी भी मोर और लेस उसी डायरेक्शन में जाएगी। बिकॉज क्या होता है कि ये जो 12 स्टॉक्स है, ये 12 स्टॉक बैंक निफ्टी जो होती है, इस एक 12 स्टॉक का एक डेरिवेटिव है। तो 12 स्टॉक्स का जो सेंटीमेंट, ओवरऑल सेंटीमेंट है, उसी सेंटीमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी होती है। फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के अलावा जो 12, मतलब बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक्स है, उसके अलावा और भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उसमें है, जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, और भी काफ़ी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें आती है। इवन जो बैंक्स बैंक निफ्टी में कवर नहीं है, वो भी बैंक्स फिन निफ्टी के अंडर आते हैं। अब ये जो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी होता है, ये हमको एक ओवरऑल सेंटीमेंट जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का होता है, इस सेक्टर का एक ओवरऑल सेंटीमेंट हमको इंडिकेट करता है। अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ भी एक मेजर न्यूज़ आती है, कुछ भी बड़ी कोई कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है हमको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, RBI जब भी रेपो रेट में कुछ चेंजेस लाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन इमीडिएट हमको निफ्टी एंड फिन निफ्टी में देखने को मिलता है। अब ये जो फिन निफ्टी है, इस फिन निफ्टी में भी अलग अलग सेक्टर्स जो है, बैंकिंग नॉन बैंकिंग सेक्टर्स जो है, उसको भी वेटेज दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, बैंक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, विच इज़ 63.1%। फिर आता है
हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है फिन निफ्टी के अंडर, उसको 18.5% वेटेज दिया है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे LIC है, NIA है, और भी कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे ICICI प्रू है, HDFC लाइफ, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ये कंपनीज को 8% का वेटेज दिया गया है। बाकी फिर NBFC है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और बाकी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये इसके अंडर कवर किया गया है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस, and don't forget to hit notification bell so that you can get more and more updated videos. Thank you.